नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे महाकुंभ 2025 की। जी हां, महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ ने नाविकों को आपातकालीन हालत से निपटने की ट्रेनिंग दी और इस ट्रेनिंग का मकसद कुंभ आयोजन के दौरान शहर में आने वाले बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा तय करना था। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के दौरान लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है। इस आयोजन के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक गंगा में स्नान है। ट्रेन चल रही है, उसके बाद हम वहां शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने लोकल नाविकों के लिए चिकित्सा और प्राकृतिक आपात की स्थितियों से निपटने के तौर तरीके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस ट्रेनिंग का मकसद कुंभ आयोजन के दौरान शहर में आने वाली बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा तय करना था। ये प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में एनडीएफ की तरफ से की गई कोशिशों की एक सीरीज का हिस्सा है, जो शहर में नाविकों के अलग अलग समूहों को प्रशिक्षित करने के लिए है। यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग दी गई है, ये ट्रेनिंग हम पिछले 3 महीने से चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि प्रयागराज के जो विभिन्न घाटों पर जो हमारे नाविक लोग हैं और वो बोटों का संचालन करते हैं, और प्रयागराज कुंभ को लेकर बहुत सारे नाविक बाहर से भी आ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम 100% नाविकों को बोट संबंधी जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं में जो भी जनहानि या जो भी इस तरीके की हानि होती है उससे कैसे बचा जाए, और अगर किसी को कोई समस्या हो जाती है तो उसको कैसे दूर किया जाए। कैसे करेंगे? प्रयागराज में नाविकों ने आपदा प्रबंधन की अलग अलग तरीकों की ट्रेनिंग ली, जिसमें लोगों को डूबने से बचाने के लिए तकनीकों पर फोकस किया गया था। ये पहला ट्रेनिंग ये है सर कि हमको लोग के दिया है कि कैसे चोट लगेगा, तो उसके लिए बताया गया है कि जैसे चोट लगे तो बैंडेज जैसे हम लोग पास होता है या पट्टी बांधा, उसके लिए है कि हर आदमी को नाव में अपना अपना रखना चाहिए पंडित। तो उसको यहाँ से जैसे खून जा रहा है तो उसको पहले यहाँ से बांध के तब उसके बाद फिर आगे कार्रवाई किया जाए। डूबने से बचाने के लिए भी कुछ प्रशिक्षण? हाँ, डूबने से बचाने के लिए लाइव बॉय है जैसे, तो उसके लिए चार लोग मिलकर इसे उसको बचाने के लिए जैसे उल्टा जैसे जाना है, नज़दीक जाना है या सीधा जाना है, जब सीधा जाना है तो इस तरफ जाए, उल्टा जाना तो वापसी ऐसे हाथ करके जाना पड़ेगा। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के दौरान लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है। इस आयोजन के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक है गंगा में स्नान। इसके अलावा गंगा के किनारे नावों की सवारी करना कई तीर्थयात्रियों के लिए आध्यात्म का अनुभव है, जिसे पूरी करने में प्रयागराज के नाविक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और उत्तर प्रदेश में ठंड का मौसम समाप्त पर है। ठंड के मौसम में वाराणसी में गंगा में डुबकी लगाने वालों की संख्या में कमी आई है। शहर आने वाले सैलानियों की संख्या में कमी नहीं हुई, पर आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या में कमी जरूर आई है। घाटों पर श्रद्धालुओं की बदौलत रोजी रोटी कमाने वालों के माथे पर शिकन दिखने लगी है। हालांकि सर्दी के मौसम में शहर में आने वाले सैलानियों की संख्या कम नहीं हुई है। कई लोग ठंडे मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके सर्द मौसम की चपेट में हैं। इसके साथ ही लोकप्रिय जगहों पर सैलानियों की आमद भी घट गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में डुबकी लगाने वालों की भीड़ रहती थी। ठंड बढ़ने के साथ उनकी संख्या कम हो गई है। लोग घरों के भीतर रहना ही पसंद कर रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की बदौलत रोजी रोटी कमाने वालों के माथे पर शिकन दिखने लगी है। देखिए, बीच में अभी कुछ दिन पहले ठंड थोड़ी बढ़ी थी, अभी कुछ दिन से ठंड नहीं है, लेकिन आज अभी सुबह का मौसम जो है थोड़ा गलन भरा है, और उम्मीद है कि मुझे लगता है कि ये गलन आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि आसपास जिलों में या देश में कई जगह बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ना स्वाभाविक है। बेटा, ये खरमास मास चल रहा है ना, तो खरमास मास में सन्नाटा रहता है। अब ये मकर संक्रांति से फिर ये चलेगा, लेकिन ठंड का भी प्रभाव। हाँ, ठंड का अभी और ठंडा बढ़ेगा। अभी ठंड चालू आते 4 दिनों में अब ठंड बढ़ने की वजह से क्या स्थिति है? बहुत फर्क पड़ा है, हाल रोजगार में फर्क पड़ा है।
भीड़ भाड़ रहता है, 2 पैसा मिलता है यहाँ के लोगों को। अब खरवास जब खत्म होगा तभी बेटा ये कायदे से चलेगा। हालांकि सर्दी के मौसम में शहर में आने वाले सैलानियों की संख्या कम नहीं हुई है। कई लोग ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। ठंडी तो ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है कि किसी लोगों को समस्या हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ जिनको होती है इस ठंड के कारण उनको ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। तो बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा वातावरण है बनारस काशी महादेव के इस दरबार में। कितनी ठंडी देखने को मिल रही है आम दिनों की अपेक्षा? आम दिनों के जब से हम आए हैं 24 से हम यहाँ हैं और 28 आज है, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड तो पता नहीं चला है। एक नॉर्मल है ठंड। हाँ, हो सकता है कि जो वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको थोड़ी समस्या ठंड के कारण हो सकती है। ठंड बढ़ गई है आज से और बदली भी है, धूप अभी हो नहीं रहा है, तो गलन आज बढ़ गई है, ठंड बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से जो है थोड़ी मतलब उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अभी अचानक ठंड बढ़ गई है। आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने के कारण कहीं और भी गलन बढ़ी है। तो जैसा कि मतलब जानने में आ रहा है कि आसपास अगल बगल भी जिले में ठंड बढ़ी है और गलन भी बढ़ा है काफ़ी जो है। और इस ठंड का प्रभाव जो है मतलब इसका लुत्फ जो जितने भी सैलानी आ रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं और उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, तो इसका लुत्फ उठाएंगे वो। दिल्ली और आसपास शुक्रवार को बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल में दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। तो हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से संख्या में कुछ कमी जरूर आई है। वहीं आपको बता दें कि देखिए बढ़ती ठंड में एक तरफ जहां कुछ लोग ऐसे हैं जो रुख कर रहे हैं अलग अलग जगहों का, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ठंड के चलते फिलहाल घरों में कैद हो गए हैं। हमारे साथ में प्रयागराज से हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। मधुर, प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, उससे पहले विशेष तैयारियां जारी हैं और 2025 के तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से जो सुरक्षा कर्मी है इनको विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। एनडीआरएफ ने नाविकों को ट्रेनिंग दी है, यानी इंतजाम बहुत खास किए गए हैं ताकि जो भी श्रद्धालु पहुंचेंगे इनके सामने कोई भी दिक्कत ना आए। जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ 2025 जो है उसका आगाज हो चुका है और आप देख लीजिए तो जितने भी आपके ज्यादातर अखाड़ों का जो पेशवाई जो नगर प्रवेश है वो हो चुका है। तो वो जब नगर प्रवेश हो जाता है एक तरीके से वहां पे औपचारिक शुरुआत हो जाती है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने उसको पूरी तरह से औपचारिक शुभारंभ कर दिया था। तो कहीं ना कहीं महाकुंभ का तो शुभारंभ हो ही चुका है। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है तो तैयारियां जो चौतरफा चल रही, जिस समय चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको मैं बता दूं, चाहे जल हो, थल हो, नभ हो, तीनों स्तर पे जो है तैयारियां युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। चाहे वो मैं आपको बता दूं कि जल की बात है, जल में जो है 3 धाराएं चलती थी गंगा मैया की, जिसको उन्होंने एक धारा कर दिया गया है और उसको करीब इतना उन्होंने डिस्टेंस किया है। ये टेक्नोलॉजी जो गुवाहाटी के आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिल करके उन्होंने जो है इस पूरी प्रक्रिया को जो अंजाम दिया, जिसमें ये पूरी जो गंगा की धारा 3 धाराओं में चलने लगी थी। कुछ वजह से जो है पीछे आप देखिए फाफामऊ से लेकर के और आज संगम क्षेत्र तक जो है वो 3 धारों में किसी कारण से बढ़ गई थी, उसको फिर से वापस उसके ओरिजिनल रूप में ले आए हैं जहां से भागीरथी से वो निकली थी एक धारा के रूप में। ठीक उसी तरीके से एक धारा के रूप में उनको ले आया गया है और वो एक धारा जो चल रही है उसको करीब, जिसको उस एक धारा करने की वजह से करीब 22 हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है महाकुंभ में जो और एक्स्ट्रा मिल गया है, जिसके वजह से घाटों का निर्माण हो पा रहा है, नए घाट बन पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि टोटल 50 घाट बने हुए हैं, जिसमें से 11 नए घाटों को फिर से बनाया गया। काफी चौड़े इस बार घाट तैयार किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक धारा हो, गंगा जी की जल की एक धारा होने की वजह से अब वो जो है करीब 22 हेक्टेयर भूमि और एक्स्ट्रा मिल गई है, जिसमें जो श्रद्धालु आ रहे हैं जो कि करीब 40 से 45 करोड़ की संख्या में यहाँ पे आने के अनुमान है। और ऐसी संख्या में जो है वो यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली उनको जो है घाटों की जरूरत पड़ेगी और जो शाही स्नान होंगे उसमें करोड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग स्नान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है जो घाट है उनको बहुत चौड़ा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया 11 घाट नहीं बनाया जा रहा है। और इसी के साथ जो आप देखिए तो इसको पूरे 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसको किया गया है, जो कि पहले 3200 हेक्टेयर क्षेत्र था। एक नया कुंभ नगरी बना दिया गया है पूरा, जो एक नया जिला मैं आपको बता दूं ये विश्व का सबसे बड़ा बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये तरीके का कि दुनिया में इतना बड़ा अस्थायी जिला कोई भी नहीं है जो ये अस्थायी जिला यहाँ पे बनाया गया, जिसको महाकुंभ सिटी के नाम से जाना जा रहा है, जिसको टेंट सिटी भी कहा जा रहा है। लेकिन उसका जो औपचारिक नाम है वो महाकुंभ सिटी ही है। और इसके साथ साथ इसका पूरा एक जिला है और इस जिले का पूरा अपना प्रशासन है, उसका अपना डीएम है, उसके साथ साथ उसके सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं। जिले में जो है वो तो है ही,
जिले के डीएम अलग हैं और यहाँ कुंभ मेले के जो मेला अधिकारी थे उन्हीं को अब विजय किरण आनंद को जो डीएम घोषित किया गया है। उनके जो अपर अधिकारी थे उनको घोषित किया गया है डीएम, उसके अलावा उनको जो है यहाँ का अधिकारी घोषित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे जो नगर को, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो महाकुंभ नगरी बन रही है, यह पूरी जो एक 4000 हेक्टेयर में जो तैयार हो रही है, इसमें करीब 7 उपनगर भी बनाए गए। ये भी आप जान लीजिए कि इसमें जो 7 उपनगर है, ये मैं अपने दर्शकों को खास तौर से बताना चाहूंगा। और इन 7 उपनगरों का भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए कि पूरे सेंट्रल से लेकर के और एकदम लोकल बॉडी तक, नीचे तक अगर आप जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, ग्रास रूट पे जाएंगे, वहां तक इसको पूरा बाइफर्केशन किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है और प्रशासनिक अधिकारियों को एक एक करके इसको डिवाइड करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके इसकी पूरी तैयारी की जा रही है, जिससे कि कोई भी ऐसा कॉर्नर या कोई एक एक चप्पे की पैनी नजर रखी जा रही है, जिसके लिए मैंने जैसे बता रहा हूँ कि करीब 2750 कैमरे वहां पे लगाए गए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस बार जो है उपयोग किया जा रहा है। जहां तक आपने सुरक्षा की बात की, तो वो सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, चाहे जल में हो, थल में हो, नभ में हो। जैसा मैंने आपको बताया कि थल में भी जो, जल में भी जैसे मैंने बताया कि एक धारा हो गई गंगा की, तो उससे जो करीब 22 हेक्टेयर भूमि जो हमको एक्स्ट्रा मिली है, उस पर जो है जो सैकड़ों करोड़ों जो है यहाँ पे जो श्रद्धालु देश विदेश से आने वाले हैं, वो सारे वहां पे स्नान करेंगे। उसके साथ साथ सुरक्षा की ज्यादा बात है तो एनडीआरएफ टीम बकायदा यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं और जो जहाँ के कर्मचारी हैं पुलिस के, जो वहाँ पे उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरीके से उनको योग की विद्या सिखाई जा रही है, जिससे कि वो किसी तरह का पैनिक क्रिएट न करें। क्योंकि एक बहुत बड़ा महा आयोजन, विश्व स्तरीय महा आयोजन होने जा रहा है, जिसके आगाज पहले ही हो चुका है। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो काफी जो है पैनिक करने लगते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन से वो ना गुजरें और किसी तरह का कोई गलत डिसीजन ना ले लें, इसको लेकर के ना ही उनको ट्रेन किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्हें योगा की भी जो यहाँ पे जो है पूरी जो यहाँ पे सुविधा दी जा रही है, उनको यहाँ पे योगा के भी तो सिखाया जा रहा है, जिससे कि वो अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और इतने बड़े महाआयोजन में कहीं भी वो अपना टेम्पर लूज ना करें और जो है किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ घटित ना हो पाए। क्योंकि सारा कुछ जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों पे और वहाँ के कर्मचारियों पे बहुत बड़े उसमें जो है जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ ये करोड़ों जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, डेफिनेटली उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने को जो है बचा के सेफ करके चले। लेकिन इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो जल हो, चाहे थल हो, चाहे नभ हो, तीनों स्तर पर जो है प्रशासनिक व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई है, रक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है। और इसमें आप देखिए तो सेंट्रल से लेकर के स्टेट से और स्टेट के साथ साथ लोकल बॉडीज तक जो आपके लोकल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सब इसमें पूरे संयुक्त रूप से एक टीम बनकर तैयार है और वो पूरी तैयारी कर रही है इस महाआयोजन को महासफल बनाने के लिए। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे जहां तक ये सांस्कृतिक जो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आध्यात्मिक समागम होने वाला है, लेकिन इसी में जैसा कि भारत यहाँ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीति निकल के सामने आ ही जाती है। कुछ लोगों को ये चीज खटक रही है, खास तौर से आप देखिए तो विरोधी जो आपकी सपा पार्टी है, उसके जो आपके मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे महाआयोजन को लेकर के एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। उन्होंने बीच में अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया। उन्होंने इस पूरे जो महाआयोजन पर क्वेश्चन किया कि अभी यहाँ की तैयारी आधी अधूरी है और इसके साथ साथ यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है और यहाँ पे जो खंबे लग रहे हैं, वो खंबे भी जो है अभी वहां पे लाइटें कहीं पे नहीं है। तो उनको ये बता दिया जाना चाहिए कि जो लाइटें होती है वो खंबे के बाद ही लगती है, ना कि सीधे तारों पर लगती है। तो खंबे आप देखिए तो पूरे बिछाए गए हैं और उसके साथ साथ तारों की जो वहां पे व्यवस्था की जा रही है और इसके लेकर के देखा जाए बिल्कुल, यानी तैयारियां अपने पूरे चरम पर हैं और अब बस इंतजार 13 जनवरी का जो बस महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि औपचारिक शुरुआत उसे हम कहेंगे, उससे पहले जब प्रधानमंत्री गए थे तो हमने देखा जब एक बार प्रवेश हो चुका है उसके बाद से ही फिलहाल जो कुंभ में नजारा है वो कुछ और ही नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका मथुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष ट्रेनिंग दिए जाने की बात यहां पर सामने आ रही है। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे देहरादून से, बड़ी खबर जहां बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। अहम खबर आपको हम बता दें, भाजपा ने नगर निगम प्रत्याशियों की सूची जारी की है। हरिद्वार से किरण जासर, श्रीनगर से आशा उपाध्याय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कोटद्वार से शैलेंद्र रावत, पिथौरागढ़ से कल्पना देवलाल को चुनावी मैदान में उतारा गया। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, हरिद्वार से किरण जासर, श्रीनगर से भी प्रत्याशी का नाम सामने आ चुका है। बीजेपी की ओर से नगर निगम प्रत्याशियों की दूसरी सूची सामने आई है। देखिए, उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होना है और उसको लेकर के लगातार प्रत्याशियों पर मंथन किया जा रहा है। उत्तराखंड के कुल 11 नगर निगम हैं। इसमें से भाजपा की तरफ से 5 और जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ नगर निगमों में घमासान की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए भाजपा की ओर से अभी नाम डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आज रात को जल्दी ही जो अन्य जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। करीना, बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। और इस बीच डोईवाला से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भाजपा में बगावत हो गई। डोईवाला भाजपा में भी बगावत देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 भाजपा नेताओं ने खरीदे नामांकन पत्र। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार बागी बनते जा रहे सुर, मोहन सिंह चौहान और संजीव सैनी ने बगावत की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भाजपा अधिकृत प्रत्याशी को लेकर अहम खबर। डोईवाला से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां बगावत के सुर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। दोनों बागी नेता बोले अब मान सम्मान की बात। राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर बातचीत के लिए। राजकुमार, डोईवाला भाजपा में भी बगावत नजर आ रही है और आपको बता दें कि 2 भाजपा नेताओं ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। ऐसे में किसकी ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और पार्टी किसके समर्थन में है? बिल्कुल, देखिए, डोईवाला की अगर मैं बात करूं तो डोईवाला नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बागी मुसीबत बने हुए हैं। भाजपा से अभी तक 2 नाम सामने आए हैं जिन्होंने नामांकन पत्र लिया है। बागी के रूप में बगावत की है पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी उनके साथ। उन्होंने साफ कर दिया कि हम पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारे नाम पे विचार न करके पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है और हमारी उपेक्षा कहीं ना कहीं दर्शाती है कि पार्टी हमें किसी काबिल नहीं समझती। इसीलिए इन लोगों ने नामांकन दिया है और कह रहे हैं कि कल हम हर हाल में जमा करेंगे। अगर भाजपा से ये 2 लोग नामांकन जमा करते हैं जो बागी प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत सामने जो है हम कह सकते हैं कि सामने आने वाली है। इसी तरह के हालात कांग्रेस में भी हैं। कांग्रेस का जब से टिकट घोषित हुआ है उसके बाद से यहाँ भी बगावत के देखने को मिल रहे हैं। तो लोगों ने यहाँ पार्टी से बगावत की है और नामांकन दिया है। तो यानी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को बगावत जो अपने कार्यकर्ता हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। और अगर ये लोग नामांकन जमा करते हैं तो आगे चुनाव में बहुत ज्यादा मुसीबत दोनों के लिए हो सकती है। जी
हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। एक और बड़ी खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस से मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। कांग्रेस की ओर से भी मेयर प्रत्याशी के नामों का ऐलान किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी। हरिद्वार से अमरीश वालियान को टिकट की बात सामने आई है। देहरादून से खबर, कांग्रेस से मेयर प्रत्याशियों के नामों को लेकर अहम बातें सामने आई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, कांग्रेस से मेयर प्रत्याशियों की सूची भी सामने आई है। 5 और मेयर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। अंकित, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल गरिमा, आपने सही कर देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मेयर प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। अभी से सूची जारी की गई है। कुछ शेष जो की घोषणा होना बाकी है। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोशी, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि देर रात्रि भी जो शेष बचे हुए प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जीत का दावा भी कांग्रेस पार्टी नगर निकाय के चुनाव को लेकर के कर रही है। गरिमा, इस समय नामांकन की प्रक्रिया गतिमान है। कल नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों को लेकर के मंथन कर रहे हैं। हालांकि इस बीच लगातार दोनों ही दलों की ओर से प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी की जा रही है, लेकिन अब तक सभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाए हैं दोनों ही राजनीतिक दल। शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 5 और मेयर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बाराबंकी से अगली खबर, जहां 70 वर्षीय वृद्ध महिला हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने खुलासा कर पति पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलकतला बरामद कर लिया है। मृतका को घर पर बुलाकर 1500 किए थे चोरी। विरोध पर डंडे से सिर पर वार कर वृद्ध की हत्या की गई थी। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद चौराहे के पास का पूरा मामला सामने आया है।